नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो आज साथियों फिर से हम जो है करने वाले हैं आपके पैडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है पैडागोजी के। जो हम 30 प्रश्नों को जो है एक क्लास में जो है कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके KBS एग्जाम में जो है पेडागोजी के आते हैं। तो 30 क्वेश्चन मॉडल पेपर 2 के हम कर चुके हैं। 30 क्वेश्चनों को आज चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपके KBS एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से भी जो है यहाँ पर लाए गए हैं, और इसमें जो नए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, उनको भी इस क्लास में रखा गया है। तो बिल्कुल क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने शायद पढ़ ना रखी हो। ठीक है, तो हमने 30 प्रश्नों को कर लिया था। तो 30 प्रश्नों के अगले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल, जिन साथियों ने नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे, प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें उनको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 90 क्वेश्चनों को साथियों हमने कंप्लीट कर लिया है। कितने साथियों? 90 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बिल्कुल प्ले लिस्ट में देखिए क्रम वाइज सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जिन साथियों ने नहीं देखी वो जाकर देख लेंगे, और जितने भी साथी देखिए चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन तक पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का लक्षण नहीं है। ठीक है, कुसमायोजन पहले तो आप ये समझ लीजिए, मतलब जो गलत आदतें होती हैं बच्चे के, ठीक है, वो कुसमायोजन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे। अपने सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा, नाखून चबाना या काटना, सामयिक परिपक्वता या हकलाना। ठीक है, अब देखिए ये तीनों लक्षण तो जो हैं ये कुसमायोजन की मानी जाती हैं। ठीक है, मतलब कुसमायोजन मतलब जो गलत आदतें हैं। ठीक है, जो मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अपने सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा, और नाखून चबाना काटना और हकलाना, ये तीन जो है कुसमायोजन के लक्षण होते हैं। लेकिन इसमें नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सामयिक परिपक्वता। ठीक, अगर देखिए जिसमें परिपक्वता का अभाव होगा वो आपका कुसमायोजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सामयिक परिपक्वता बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए जो है आपका यही ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखिए बात करें कि निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता नहीं है, विशेषता है। ठीक है, तो कौन सा जो है प्रतिभावान बालक की विशेषता है, इसके अंतर्गत आप बताएंगे। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि होती है, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं, दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। प्रतिभावान बालक की बात की जा रही है। प्रतिभाशाली आपने पढ़ रखा होगा, प्रतिभाशाली पढ़ रखा होगा। ठीक है, मतलब जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 130 प्लस, ठीक है, या 140 आपको देखने को मिल जाती है, उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए अपने आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, तो प्रतिभावान किस बात के होंगे? जब अपनी साथ के बालकों से जो पिछड़ जाएंगे। ठीक है, निम्न बुद्धि लब्धि होती है, नहीं होती है, जो कि हमने अभी अभी बात करी थी। उसके बाद में दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ होते हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव है। तो पॉजिटिव बिल्कुल सही वाला जो है आपका तीसरा ऑप्शन है कि तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। प्रतिभावान बालक की बात यहाँ की जा रही है, बिल्कुल बात आपने समझ ली होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब देखिए विनय साइमन ने जो है किया था, आपका मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, इस तरीके का दो जो है चीज़ें करी थी, मतलब जो शब्द दिए थे। तो इसमें देखिए जो कह रहे हैं संकल्पना रखी गई थी सर्वप्रथम, वो आपकी कब रखी गई थी? तो विनय साइमन मापनी जो 1905 में हुई थी, विनय साइमन मापनी 1908 में, या विनय साइमन मापनी 1911, या आपका विनय साइमन मापनी 1916। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आप सही मानेंगे? बिल्कुल देखिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। विनय साइमन मापनी 1911 के अंतर्गत जो है मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगर हम 1908 की बात करें तो 1908 के अंतर्गत जो हुआ था साथियों, इसमें जो है आपका जो स्केल रखा गया था उसमें परिवर्धित संस्करण था। ठीक है, क्या है? परिवर्धित संस्करण था। ठीक, मतलब ऐसी एक बात समझी गई थी पहले कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन जो संकल्पना सर्वप्रथम प्रयोग की गई थी वो आपकी 1911 में हुई थी। ठीक है, कुछ कहते हैं साथी कि 1905 में परीक्षण हुआ था। ठीक है, विनय साइमन ने परीक्षण किया था, तो ये बात आपकी सही है।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम है। देखिए ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल, जो साथी मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो साथी नए चैनल पर जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी मैं यहाँ पर क्लास कराऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सकेगा, ठीक है, और उसका आप लाभ उठा सकेंगे। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है क्रम से बतानी है कि बंडूरा के अनुसार जो है सामाजिक अधिगम की जो चरण दिए गए थे वो उसका सही क्रम क्या है कि अवलोकनात्मक और अवधानात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक, इस तरीके से जो है चार चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आप सही मानेंगे? तो ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही है। सबसे पहले अवलोकन की बात की गई थी, फिर अवधान, फिर उसके बाद धारणा, और अब उसके बाद में अभिप्रेरणा की बात की गई थी। तो ये बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखिए, जो चीज़ आपको देखिए इंपॉर्टेंट लगे उसको खुद ब खुद जो है आप पेन पेपर अपने साथ जरूर रख लें और उसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका देखिए परिभाषा से संबंधित है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, ठीक है। अनुभव और आपका प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। तो अधिगम की यह परिभाषा दी है आपको, किसने दी है? स्किनर द्वारा दी गई है क्या, हिलगार्ड के द्वारा दी गई है, गेट्स एवं अन्य के द्वारा दी गई है, या जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है? तो बिल्कुल बताएंगे कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, ये किसने कही है? बिल्कुल देखिए सही आंसर आप बिल्कुल जानते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे बिल्कुल बताएं। तो ऑप्शन आपका तीसरा ही सही हो जाएगा बिल्कुल, स्किनर आपका गेट्स एवं अन्य के द्वारा। अगर हम स्किनर की बात करें कि स्किनर ने जो है अधिगम के अंतर्गत जो है कौन सी परिभाषा दी है, तो बिल्कुल आप इसको नोट करेंगे, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। तो इसमें देखिए स्किनर के अनुसार जो है क्या कहा गया था, अधिगम में अर्जित व धारण करने की शक्ति को शामिल करता है, ठीक है। अधिगम जो है अर्जित व धारण करने की शक्ति को शामिल करता है, ये स्किनर ने कहा है, ठीक है। और उसके बाद में हिलगार्ड की बात करें साथियों, हिलगार्ड की बात करें तो हिलगार्ड ने देखिए आप कहें तो मैं लिख कर ही बता देता हूँ। तो हिलगार्ड ने कहा था कि अधिगम, क्या कहा था साथियों? अधिगम नोट कर लेंगे, अधिगम, अधिगम पुराने अनुभवों, अधिगम पुराने अनुभवों के परिणाम स्वरूप के, यहाँ शायद आपके देखिए समझ में आए इसलिए मैं बोलकर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चनों को जो है जगह रखी गई है। चलिए मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, हिलगार्ड, ठीक। तो देखिए हिलगार्ड के अनुसार यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए नोट कर लेंगे। तो हिलगार्ड ने देखिए, हिलगार्ड के अनुसार परिभाषा क्या थी कि अधिगम, शायद आपको देखिए सही लगे, अब जो है सही समझ में आए, अधिगम पुराने, अधिगम पुराने अनुभवों के, अनुभवों के, अनुभवों के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, कोई भी अगर आपको देखिए डाउट लगे तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्यवहार, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार में होने वाले, व्यवहार में होने वाले, ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप जो है, होने वाले अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत, ठीक है, स्थायी परिवर्तन है, ठीक है, स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है किसने कही थी? आपकी हिलगार्ड महोदय ने कही थी, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। उसके बाद में देखिए गिलफोर्ड द्वारा भी मैं बता दूं, गिलफोर्ड ने क्या कहा था आपके, तो गिलफोर्ड के अनुसार कहा गया था कि व्यवहार में आपका व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो होता है, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है, ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन ही जो है क्या है? अधिगम है, ठीक है। परिवर्तन ही जो है अधिगम है, ये आपने नोट कर लिया होगा, किसके अनुसार? आपका गिलफर्ड के अनुसार, ठीक है। और हमने हिलगार्ड की बात कर ली थी कि हिलगार्ड के अनुसार जो है क्या कहा गया था कि जो है आपका अधिगम पुराने अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और आपके गिलफर्ड के अनुसार जो है व्यवहार के कारण ही, व्यवहार में परिवर्तन ही जो है अधिगम है। ये बात आपने समझ ली, ठीक। तो ये चार मनोवैज्ञानिक आपके सामने देखने को मिले, जिनकी हमने जो है परिभाषा हमने जो है पता लगा ली, ठीक है।
और इसका आंसर आपका गेट्स एवं अन्य है। अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ठीक है, और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये आपका गिलफर्ड ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इसी आधार पर कि एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में फसल उत्पादन पढ़ाना है, इस प्रकरण को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं यहाँ पर पूरा देखिए क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। तो क्या इसमें देखिए सही आप आंसर करने वाले हैं, बताइए कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित चार्ट दिखाना, पाठ्य पुस्तक में से पाठ पढ़ाना, कक्षा में संबंधित क्रियाएं करवाकर और अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्रित कर उसका एक आलेख तैयार करवाकर। बिल्कुल देखिए मैंने पढ़ा रखा है, अगर विज्ञान के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो जब आपको देखिए एक चीज़ याद रखनी है, पेडागोजी के अंतर्गत अगर विज्ञान की या ईवीएस की बात यहाँ पर की जाएगी, ठीक है, सीटेट में ईवीएस के अंतर्गत आता है और यहाँ पर विज्ञान के अंतर्गत आपको पेडागोजी पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है कि जब बच्चा जो है खुद के माध्यम से, ठीक है, मतलब खुद कर कर सीख रहा है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से सीख रहा है, खुद उसका अवलोकन कर रहा है, उसको बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चा खोज कर सीख रहा है। ठीक है, बच्चे के किसी भी प्रकार का विकास किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी कौशल का विकास किया जा रहा है, उस तरीके के ऑप्शन आपके पॉजिटिव माने जाते हैं और सही माने जाते हैं। तो इसी आधार पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्रित कर उसका एक आलेख तैयार करवाकर। ठीक है, बिल्कुल बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह नहीं करे। ठीक है, इसमें नहीं वाला कह रहा है नहीं करे। ठीक, इस चीज़ को देखिए नोट कर बिल्कुल समझ लेंगे। नहीं वाले देखिए क्वेश्चन को आप जो है इग्नोर कर देते हैं, जल्दबाजी में जो आंसर गलत कराते हैं, आप पे आंसर आ रहा है फिर भी गलत कर देते हैं। तो नहीं वाले को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। तो देखिए शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग, पाठ्य सहायगामी क्रियाओं का आयोजन और शिक्षण की नवाचार विधियों का प्रयोग। चौथा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों की उत्सुकता को शांत करना। तो देखिए ये सभी पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये सभी पॉजिटिव हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन ये पॉजिटिव है, शिक्षण की नवाचार विधियों का प्रयोग ये पॉजिटिव है, विद्यार्थियों की उत्सुकता को शांत करना ये बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह नहीं करे। तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन पहला ही आपको देखने को मिल रहा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। अब इसमें केवल शिक्षक का ही तो फायदा है, लेकिन हमें जो है क्या करना है, एक हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है वो विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब कोई भी शिक्षण विधि की बात करें तो बच्चे के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, ना कि शिक्षक के आधार पर। ठीक है, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना कि शिक्षक को। ठीक है, विभिन्न विधियों का जो माध्यम है, विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, वो बच्चे को बाल केंद्रित अध्ययन जो है करना चाहिए, बाल केंद्रित के आधार पर। अगर यहाँ हो जाता बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग तब ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये कह रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का, तो इसी प्रकार नहीं करना चाहिए एक अध्यापक को। ठीक है, बिल्कुल देखिए बात आपकी समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे कि बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त विषय है। अब तर्क शक्ति आपने या तो गणित पढ़ रखा होगा या तो गणित पढ़ रखा होगा कहीं पे, कि तर्क शक्ति जहाँ देखने को मिल जाती है वह गणित लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पर तर्क शक्ति का विकास की बात करेगा वह गणित लगा देंगे। लेकिन जब गणित ना हो तो क्या लगाएंगे साथियों, क्या आप लगाएंगे, देखिए हिंदी लगाएंगे, क्या अंग्रेजी लगाएंगे, संस्कृत लगाएंगे, विज्ञान लगाएंगे। तो कहेंगे कि हाँ विज्ञान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तो ये मातृभाषा के अंतर्गत आ जाती हैं। बच्चा ये जो है मतलब पहले से ही जो है सीखा हुआ होता है। ठीक है, अगर मान चलिए बाहर से बच्चा कोई आया है तो वो इंग्लिश सीखा हुआ होगा, कहीं और से आया तो वो हिंदी सीखा हुआ होगा, और मतलब आसपास का जिस जैसा परिवेश होगा वो हिंदी अंग्रेजी ये भाषा के अंतर्गत आती है। लेकिन तर्क शक्ति की बात करेंगे तो आपका विज्ञान शामिल हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका इसी आधार पर सही माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपने स्वयं को सीखने की गति से सीखता है कहलाती है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मैंने आपका करा रखा है। तो वो आगमन विधि कहलाती है, क्या निगमन कहलाती है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है, या ह्यूरिस्टिक विधि कहलाती है। ठीक, मतलब ऐसी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से जो है सीखता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल
ऑप्शन आपको पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही लगा देंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, अब बात करें कि अगर इसकी बात करें, देखिए नवाचार की जगह नई विधि भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बिल्कुल देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, नवाचार की जगह यहाँ पर नई भी दे रखा है, क्योंकि नवाचार का मतलब होता है नया। ठीक है, तो शिक्षण की नई विधि जो है आपके छात्रों के अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, ये अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बात आपने बिल्कुल समझ ली होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, तो देखिए किसके द्वारा आपका किया गया है, ये बात आप बता देंगे। ठीक है, तो देखिए क्रॉथवॉल द्वारा, B.S. ब्लूम द्वारा, रॉबर्ट मेगर द्वारा या गायने द्वारा, कौन से द्वारा जो है, किसके द्वारा जो है उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्यों का। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए कौन सा ऑप्शन आप बिल्कुल सही करेंगे। तो साथियों बिल्कुल B.S. ब्लूम द्वारा जो है इस चीज़ की बात करी गई थी और वर्गीकरण किया गया था प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्य का। ठीक है, ये बात आपने समझ ली होगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए हाँ देखिए अगले क्वेश्चन की ही बात करेंगे। चलिए इनके बारे में देखिए मैं दो शब्द और बता दूं आपको। B.S. ब्लूम की जब बात की जा रही है तो B.S. ब्लूम ने जो है अपने उद्देश्यों को जो है प्रमुख 3 वर्गों में बांटा। ठीक है, 3 वर्गों में बांटकर जो है इन्होंने जो है उपवर्गों की व्याख्या की थी। ठीक है, बिल्कुल देखिए 3 वर्गों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, अपने उद्देश्यों को, उसके बाद में उपवर्गों की जो इन्होंने क्या करी थी, व्याख्या की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह देखिए क्या करे, ये आपको बताना है कि समान शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु अवसर ना दे, क्रिया आधारित शिक्षण करें। बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन आपके देखिए इस तरीके ही क्वेश्चन आपको KBS एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका चौथा ही सही हो जाएगा, क्रिया आधारित शिक्षण करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें देखिए, ये तो आप नेगेटिव आपने पढ़ रखा होगा, सीटेट पढ़ के आए हैं कि पाठ्य पुस्तक से पढ़ाई। ठीक है, और उसके बाद में कह रहा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु अवसर ना दे, तो ये तो आपने नेगेटिव कर लिया, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा पहले ऑप्शन में कि समान शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। ठीक है, और यहाँ पर चौथे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्रिया आधारित शिक्षण करें। अब मैं आपको बता दूं समान शिक्षण विधि की बात यहाँ पर जी की जा रही है, तो कुछ आधार पर ये निगेटिव होगा। वो कैसे होगा साथियों, कि अगर मान के चलिए कोई बच्चा जो है एक ही चीज़ देख कर जा रहा है बार बार, ठीक है, तो वो बोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्रिया आधारित मतलब हो गया कि बच्चे के अनुसार। ठीक है, मतलब बच्चा अगर उस चीज़ में रुचि नहीं रहा है तो उस क्रिया को बदलना, ठीक, उस शिक्षण विधि को बदलना। ठीक है, तो क्रिया आधारित शिक्षण उसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया आधारित शिक्षण करें, ये बात आपकी बिल्कुल सही होगी। समान शिक्षण मतलब वही पद्धति चली आ रही है, उसी के आधार पर पढ़ाते जा रहे हैं, तो वो जो है सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो बच्चे के आधार पर वो हमें शिक्षण प्रक्रिया को बदलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, देखिए कि विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे, ये बात कही गई है। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है, तो बताइए। देखिए कौशल के अंतर्गत आता है, संश्लेषण के अंतर्गत आता है, बोधन के या विश्लेषण के। कह रहा है विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बताएं जो है किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बिल्कुल देखिए कौन सा बोधन के अंतर्गत आएगा, क्या आएगा, बोधन के अंतर्गत। ठीक है, अब बोधन के अंतर्गत कहें कि बोध के अंतर्गत क्या आता है, देखिए इसमें जो उद्देश्य होता है उसमें छात्र जो है क्या क्या करना सीखता है, ये बात आप जो है नोट करेंगे। व्याख्या करना जानता है, अर्थापन करना जानता है, मतलब अर्थ निकालना जानता है, अर्थापन। ठीक है, अर्थापन, और उसके बाद में आपका अनुवाद करना सीख जाता है, अनुवाद करना। ठीक है, शायद देखिए आपकी समझ में आ रहा हो, मैं बोल रहा हूँ, अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो बोलने वाली बात को समझते हो। ठीक है, अनुवाद करना आता है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके, और देखिए विषय सामग्री को जो है प्रस्तुत करने संबंधी क्रियाएं भी आती हैं, विषय सामग्री को प्रस्तुत करने संबंधी क्रियाएं भी आती हैं आपके बोधन के अंतर्गत, ये बात आपने समझ ली बिल्कुल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रविधि है। ठीक है, मतलब छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रविधि है, तो परीक्षण विधि है, प्रयोजन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, निरीक्षण विधि है। सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं,
तो क्या इसमें आंसर सही करेंगे? बिल्कुल परीक्षण विधि ही आप सही मानेंगे। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, परीक्षण विधि। ठीक है, अर्जित ज्ञान की जांच करेंगे तो परीक्षण विधि के माध्यम से ही तो करेंगे। ठीक है, बच्चा कितना सीख चुका है, बिल्कुल परीक्षण विधि के माध्यम से जो है सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो दल, देखिए इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दल शिक्षण का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, भारत में किया गया था, रूस में, अमेरिका में या ब्रिटेन में? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जो है करेंगे बिल्कुल। तो किस में किया गया था साथियों? अमेरिका में किया गया था आपका दल शिक्षण का जो है सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में जो बात करें तो भारत के संदर्भ में ये एक अभी भी जो है नवीन अवधारणा है। अगर भारत की बात करें तो अभी भी एक क्या है, नवीन अवधारणा है। अगर हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति साथियों 1950 में हुई थी। ठीक है, किसमें? 1950 में हुई थी। और कहाँ होती है? आपकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, विश्वविद्यालय में। ठीक है, बात समझ गए होंगे। देखिए उत्पत्ति आपकी 1950 में हुई थी। ठीक है, किसमें? आपके हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। और सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था दल शिक्षण का अमेरिका में। ये बात आपने समझ ली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें इसी आधार पर कि उपचारात्मक शिक्षा का हेतु है। क्या हेतु? देखिए कि नई भाषा वस्तु को दाखिल करना, तत्कालीन पढ़ाई वस्तु की कसौटी, सही तरीके से ना पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना और पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। सही तरीके से ना पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना, ये दो बात आप अलग अलग हैं, इस आधार पर बताएंगे आपका उच्चारात्मक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या इसमें सही आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन तीसरा बात आपका सही है कि सही तरीके से ना पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना, वो आपका उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आता है। मतलब हमने कोई चीज़ पढ़ा दी, बच्चे के नहीं समझ में आया, तो हम उसकी कमी को जो है पहले देखेंगे कि कहाँ बच्चा जो है नहीं समझ पा रहा, फिर उस चीज़ को दोबारा से जो है हम जो है उसको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंग्रेजी के मूल्यांकन में ज़्यादातर विद्यार्थियों को निम्न ग्रेड प्राप्त हुई। निम्न ग्रेड प्राप्त करने का कारण जानने के लिए शिक्षण द्वारा तैयार की गई कसौटी होगी। ठीक है, बच्चा, एक अध्यापक जो है बच्चा विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाया उसने, और अंग्रेजी का उसने मूल्यांकन करा, तो उसमें उसने पाया कि जो है बच्चे की जो ग्रेड हैं वो मतलब कम है, तो उसके लिए जो है क्या करना चाहिए? तो निदानात्मक कसौटी, आपका कौशल्य कसौटी, उपलब्धि कसौटी या योग्यता। बिल्कुल देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आपको पता है कि निदानात्मक कसौटी बिल्कुल सही मानी जाएगी। मतलब उसकी कमियों का हम जो है पता लगाएंगे कि बच्चे के कम नंबर या कम ग्रेड, कैसे वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसकी कमियों का हमें क्या लगाना है, पता लगाना है पहले। ठीक है, तो इसी आधार पर आपका निदानात्मक कसौटी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नया पाठ पढ़ाने से पहले विनोदी प्रवृत्ति शामिल करता है। यह प्रवृत्ति का है। ठीक है, कारण है, हेतु का मतलब है कारण। ठीक है, तो विद्यार्थियों का ध्यान परिवर्तन के लिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना और ऊर्जा संभर करना, शिक्षक का कार्यभार कम करना, पढ़ाई से पहले विद्यार्थियों को शिस्तबद्ध करना। ठीक है, पहले से ही बच्चे को शिस्तबद्ध करना, डरा देना, ये नहीं होगा कि यही सही है, आपको यही रटना, ये मतलब इस तरीके से नहीं करना। शिक्षक का कार्यभार कम करना, ये बिल्कुल निगेटिव है। उसके बाद में विद्यार्थियों का ध्यान परिवर्तित करना, और दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ऊर्जा संभर करना। तो पहला देखिए, विद्यार्थियों का ध्यान परिवर्तन करना, ध्यान बांटने की जो है, हम इस चीज़ की पाठ पढ़ाने से पहले जो है इस चीज़ की बात नहीं करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, किस लिए? बच्चे को प्रेरित करना और ऊर्जा संभर करना, ये बिल्कुल पॉजिटिव आपका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है। त्वरित, ठीक है, तुरंत। ठीक है, तो स्किमिंग कहा जाएगा, तेज पढ़ना कहा जाएगा, स्कैनिंग कहा जाएगा, या मूक पठन कहा जाएगा। स्किमिंग और स्कैनिंग द्वारा ध्यान, बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। इस आधार पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कैनिंग। ठीक है, स्कैनिंग में देखिए क्या क्या होता है कि जो भी देखिए वाचन संबंधी तकनीकी होती है, उसमें क्या है, बच्चा विस्तृत जानकारी की अगर कोई बात की जाएगी तो उसमें जो है
शीघ्रता से पढ़ता है उस चीज़ को, ठीक है। जैसे अगर एक शिक्षक ने किसी बारे में बताया कि आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ नॉलेज मिलेगी या ये जानकारी मिलेगी, बच्चे को एक थोड़ा सा उत्सुकता जागृत कर दी तो बच्चा जो है तुरंत उस चीज़ को जो है पढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्कैनिंग सही ऑप्शन लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा आपका अभ्यास कौशल नहीं है, ठीक है। अभ्यास कौशल नहीं है तो टिप्पणी लिखना है, आपका क्या है, टिप्पणी लिखना है, विश्व ज्ञान कोश में से जानकारी लेना है, और आपका प्राथमिक विवरण लिखना है या शब्दकोश का उपयोग करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कैसा कह रहा है अभ्यास कौशल नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल समझ ली होगी, नहीं वाले को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ध्यान से देखना है उसको। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा बिल्कुल। क्या क्या है, प्राथमिक विवरण लिखना, ठीक है। अभ्यास कौशल का जो है नहीं है, ठीक। तो बिल्कुल देखिए इसमें अगर हम बात करें कि इसमें ये बात कही जाए कि अभ्यास कौशल की बात कही जाएगी, इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे अगर किसी आदमी ने कोई भी मौखिक अभिव्यक्ति कही उसमें वो है निपुणता की आवश्यकता इसमें होती थी, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए इसमें नहीं बात कह रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। टिप्पणी लिखना और विश्वकोश से जानकारी जो है देना और शब्दकोश का उपयोग करना, ये अभ्यास कौशल के अंतर्गत, अभ्यास कौशल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्राथमिक विवरण लिखना, पहले ही उस चीज़ को बारे में लिख देना है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। जब किसी ने नहीं समझा है तो वो पहले ही कैसे लिख देगा। अब ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इस बात को लिख लेंगे कि श्रव्य भाषीय पद्धति जो इसको कह रहे हैं, जो सेना पद्धति भी मानी जाती है, को त्वरित ग्रहण करने में फलित है, ठीक है। अभी हमने बिल्कुल देखिए साथियों पढ़ा था त्वरित पठन, ठीक है, तुरंत पढ़ने वाली बात। पढ़ने और बोलने का कौशल, पढ़ने सुनने का कौशल, बोलने सुनने का कौशल और लिखने पढ़ने का कौशल। सही आंसर बिल्कुल बताएंगे, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बोलने और सुनने का कौशल, ठीक है। श्रव्य भाषी, तो सुनने की बात तो कहीं ना कहीं हो रही होगी, तो बोलना पढ़ना तो ये तो नेगेटिव आपने गलत कर दिए होंगे। अब सुनना सुनना ये हो गया, और भाषा संबंधित अगर बात की जाएगी तो हमेशा बोलने से संबंधित मानी जाएगी, ठीक है। मैं लॉजिक बता रहा हूँ किस तरीके से ऑप्शन आपको सही करना है, ठीक है। तो भाषा की जब कभी बात कही जाएगी, ऑडियो की बात कही जाएगी, लैंग्वेज की बात कही जाएगी, तो बोलने की बात बिल्कुल कही जाती है। भाषा हम पढ़ते नहीं है, बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने ऑप्शन तीसरा सही कर लिया होगा। ये क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा कौशल से आपका बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखाने का क्रम होता है, ठीक है। भाषा कौशल सिखाने का क्रम होता है, आपने शायद LSRW पढ़ रखा होगा, ठीक है, कुछ साथियों ने बिल्कुल पढ़ रखा होगा। LSRW होता है, ये 4 कौशल होते हैं बिल्कुल। एल से होता है आपका लिसनिंग मतलब सुनना, एस से होता है आपका स्पीकिंग मतलब बोलना, आपका आर से होता है आपका रीडिंग मतलब पढ़ना, और डब्ल्यू से होता है आपका राइटिंग मतलब लिखना, ठीक है। तो LSRW 4 कौशल होते हैं। क्वेश्चन आ जाए कितने कौशल माने जाते हैं, 4 कौशल, भाषा के 4 कौशल हैं। और अगर आ जाए कि यह अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप लगाएंगे अंतर संबंधित, ये क्रम से नहीं सीखे जा सकते। यहाँ पर कह रहा है क्रम है, ये कह रहा है क्रम है, लेकिन क्रम से नहीं सीखे जाएंगे, ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लें। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ भाषा में कौशल सिखाने का क्रम होता है, लेकिन अगर कह दें कि क्रम बताइए मतलब क्रम से ही सीखे जाते हैं तो बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा। ये अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए लैंग्वेज दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सुनना बोलना पढ़ना लिखना बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में आपको देखने मिल रहा है। ये 3 ऑप्शन देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। LSRW आप बात समझ गए होंगे, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अब अंतर संबंधित कैसे है देखिए, बच्चा सुनकर लिख भी सकता है, क्या है आपका बच्चा सुनकर लिख भी सकता है, बोलकर जो है पढ़ भी सकता है, बोलकर लिख भी सकता है, बोलकर मतलब उस चीज़ को, ठीक है, और आपका सुनकर बोल भी सकता है। तो ये अंतर संबंधित हैं, कौशल 4 होते हैं, एक दूसरे से परस्पर अंतक्रिया होती है, एक दूसरे के माध्यम से भी ये सीखे जा सकते हैं। क्रम पूछा था तो आपने बता दिया। अब बताएंगे संक्षिप्त विवरण को पढ़ना और विस्तृत ज्ञान में उत्तर देना कहलाता है। तो देखिए बिल्कुल संक्षिप्त विवरण को पढ़ना और विस्तृत ज्ञान में उत्तर देना कहलाता है तेज पढ़ना। स्किमिंग आपका गहन पढ़ना या स्कैनिंग, बिल्कुल देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अभी बिल्कुल जस्ट हमने पढ़ा है पीछे। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आप जो है सही करने वाले हैं, ये आप बिल्कुल बताएंगे मुझे। क्या है आपका तेज पढ़ना होगा, स्किमिंग होगा, गहन पढ़ना होगा, या आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्कैनिंग। बिल्कुल देखिए कौन सा आपका स्किमिंग। अभी हमने स्कैनिंग पढ़ा था पीछे, अभी हमने स्कैनिंग पढ़ा था, ठीक है।
त्वरित पठन की बात करी थी, ठीक है, मतलब और यहाँ पर कह रहा है कि जो भी पढ़ा हुआ है उसका जो है ज्ञान में उत्तर देना, ठीक है, मतलब सही सही, तो इसके मीनिंग की बात यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। अगर बात करें, देखिए इसमें कह दें कि मूल बिंदुओं की जानकारी के लिए त्वरित पढ़ा जाता है, तो बिल्कुल हमने अभी पीछे पढ़ा था, उनकी जानकारी के लिए जो है तुरंत की बात की जाएगी, ये बात आपने समझ ली होगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ग में पोषण आहार का विषय अधिक असरकारक रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मनुष्य की 32C का मॉडल दिखाना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर उसमें रखे पदार्थों का निरीक्षण की सूचना देनी चाहिए, बाद में उसका विवरण देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कि अधिक पोषण आहार के दृष्टांत देना चाहिए। चौथा है आपका पाचन तंत्र का चित्र बनाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर उसमें रखे पदार्थों का निरीक्षण करने की सूचना देनी चाहिए, बाद में उसका विवरण देना चाहिए। अब मैं बताऊं कि यहाँ पर ये शिक्षक क्यों कर रहा है, इस बात में कह दूं कि अगर बच्चा मान के चलो पालक की जो है साग या मतलब सब्जी लेके आया, ठीक है, जिसको साग भी बोल देते हैं, बच्चा कोई आलू की सब्जी लाया, कोई बच्चा बर्गर या पिज्ज़ा लाया। अब उसमें क्या है कि पहले वो टीचर कहेगा कि बच्चों अपने अपना टिफ़िन खोल कर देखो कि आप जो है क्या क्या सामान क्या क्या खाने को लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद में उस चीज़ को देख लिया उसने, उसके बाद में एक टीचर उस चीज़ की सूचना देगा, जानकारी देगा कि आप पालक खाएंगे तो आप में लोह तत्व की कमी नहीं होगी, ठीक है। आलू खाएंगे स्टार्च की प्राप्ति होगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। बर्गर पिज्ज़ा खाएंगे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। इस तरह मतलब वो समझाएगा, उसके बारे में वो समझाएगा, जो भी बच्चे लेकर आया है उसके बारे में वो समझाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल देखिए प्रत्यक्ष चीज़ की बात की जा रही है, बाद में अपना विवरण देना, ठीक है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर इसी आधार पर देखने को मिल रहा है कि उसमें रखे पदार्थों का निरीक्षण करने की सूचना देनी चाहिए, उसके बाद में उसका विवरण देना चाहिए। मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपके। इसी आधार पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो देखिए वर्गीकरण कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे या उपरोक्त सभी। अवबोधात्मक की बात करेंगे, बिल्कुल देखिए ये हमने पढ़ रखा है अभी, बोधात्मक अवबोधात्मक बिल्कुल साथियों पढ़ रखा है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या आप पहचान कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, क्या इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आप बिल्कुल सही करेंगे? ऑप्शन पहला वाला सही होगा। ये गलती ना करें कि जहाँ उपरोक्त सभी देखने को मिल जाए वो आप उपरोक्त सभी लगा दें, ये बिल्कुल गलती आप ना करेंगे। अवबोध की हमने बात करी थी अभी पीछे, तो उसमें वर्गीकरण मतलब अलग अलग क्षण सही गलत क्या है, ठीक है, उसमें जो है पहचान करने लगता है, ठीक है। बिल्कुल विश्लेषण में जो है अंतर कर पाने की योग्यता उसमें आती है, ठीक है। मतलब जो भी आपका उद्देश्य है उसमें वर्गीकरण, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्यों से पहचान और उसका जो है विश्लेषण करने में अंतर जो है करने की जो है योग्यता आ जाती है, ठीक है। गलत सही की बात इसमें कह जाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, खेल विधि के जन्मदाता, बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फ्रोबेल है, डाल्टन है, सिगमंड फ्राइड है या मॉन्टेसरी है। खेल विधि के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है? बिल्कुल ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही होगा, फ्रोबेल, ठीक है। आपने पढ़ रखा है कि खेल विधि के जन्मदाता जो है कौन माने जाते हैं? फ्रोबेल माने जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें देखिए फ्रोबेल की बात करेंगे कि यह विधि जो है छात्रों को जो है उसी उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करती है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए खेल विधि जो है, जैसे अगर बात करें देखिए जो प्राथमिक स्तर की बात करें तो बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है। तो फ्रोबेल जो है इसके जन्मदाता के रूप में देखे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है। ये शायद आपको देखिए धुंधला मालूम पड़ रहा हो, लेकिन पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो बिल्कुल सही मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो टेलीग्राम पर आपको जो है सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, नोट्स पीडीएफ। तो जिन साथियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम, वो जाकर देख लेंगे, गुरुकुल इंडिया जो है सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर और आप जो है उसमें ज्वाइन कर लेंगे। नोट्स पीडीएफ सारी चीज़ें वहाँ आपको अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। अब व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है तो सह अध्यापन प्रकृति, सैद्धांतिक विषयों और शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों द्वारा दोनों और संकलित निर्धारण द्वारा। बिल्कुल देखिए व्यापक मूल्यांकन की बात की जाए तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों दोनों के निर्धारण को सूचित करता है क्या? व्यापक मूल्यांकन, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल बात देखिए आपने पढ़ रखा है ये बात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है तो उपयोगिता का सिद्धांत, रटने का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का समुचित प्रयोग का सिद्धांत। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो यही तीसरा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है। तो नहीं वाला तो रटने की बात बिल्कुल मैंने बता दिया। जब कभी रटने की बात होगी, दोहराने की बात होगी, बार बार किसी चीज़ को दोहराने की बात कही जाएगी, बच्चे को ऑप्शन नहीं दिया जा रहे हैं, बच्चे को अनुशासन में बांध कर रखना है, बच्चे को समय अवधि में बांध कर रखना है, वो आपके नेगेटिव माने जाते हैं। तो बिल्कुल रटने का सिद्धांत नहीं माना जाता, ये बात आपने समझ ली होगी। ठीक है, रटने की कहीं भी बात होगी वो आपका निगेटिव ही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इसी आधार पर कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्या छांटने को कहता है, इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। ठीक है, बच्चा एक अध्यापक जो है विद्यार्थियों को कोई भी अगर सूचना मतलब संख्याएं पढ़ाई तो उसके बाद वो क्या है पूर्ण घन संख्याओं को छांटने को उसने कहा। तो इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य मतलब वो किस उद्देश्य के आधार पर जो है ये करवाना चाह रहा है। तो अनुप्रयोग के आधार, अनुप्रयोगात्मक के आधार पर, अवबोधात्मक के आधार पर, कौशलात्मक के आधार पर, ज्ञानात्मक के आधार पर, मतलब किस उद्देश्य के आधार पर वो जो है ये बातें करना चाह रहा है, वो पूर्णघन संख्याओं को छांटने की बात कह रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो उसके ज्ञान चेक करने के लिए जैसे टीचर ने जो भी चीज़ पढ़ाई है उस चीज़ को जो है जानकारी एकत्रित करने के लिए कि बच्चा कितना सीख चुका है, तो उसी उद्देश्य के आधार पर जो है पूर्ण घन संख्याओं को छांटने की बात यहाँ कही है। तो बिल्कुल ज्ञानात्मक उद्देश्य आप लगा देंगे। ठीक है, ये बात आपने समझ ली होगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन है कि ब्रेल पद्धति के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को दृष्टि विकलांग छात्रों के विद्यालय में ले जाया गया, यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो देखिए चलिए देखिए ये पेज जो है ज़्यादा आ गया क्योंकि हमने 93 क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं, तो ये जो है पेज ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने ये हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि दोस्तों के साथ मज़ा और आनंद लेने में, मतलब एक ब्रेल पद्धति की बात की जा रही है, उसके बाद में बच्चे को जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको जो है उसके विद्यालय में ले जाया गया। ठीक है, कि बच्चा जो है उसी आधार पर जो है सीख चुके जो दृष्टिबाधित विद्यालय होते हैं उसमें, तो वो किसके लिए देखिए उद्देश्य के लिए ले आएगा कि दोस्तों के साथ मज़ा और आनंद लेने में, सभी प्रकार के विकलांग छात्रों के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, दृष्टि विकलांग छात्रों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने में। अब इसमें कुछ साथी तो जो है निगेटिव 1-2 पॉइंट छांट लेंगे, लेकिन उसके बाद में आप जो है नहीं छांट पाएंगे। जैसे पहला तो आनंद मज़ा मैंने बता दिया था, सीटेट में मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ पर बच्चे को देखिए आनंद मज़ा की बात कही जाएगी वो आपका निगेटिव माना जाएगा। ठीक है, आनंद मज़े की माध्यम से हम जो है बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया और सरल नहीं बनाते। ठीक है, अब बात करें देखिए कि सभी प्रकार के विकलांग छात्रों के प्रति सम्मान विकसित कर ले, तो वो तो है ही है, लेकिन अगर हम बात करें कि ऑप्शन तीसरे की बात करें तो बिल्कुल सही माना जाएगा वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, जब कभी बच्चे को वास्तविक जीवन उसकी स्थिति परिस्थिति जो वास्तविक जीवन में घटित हो रही है उसके आधार पर उससे जोड़कर हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल वो ऑप्शन आपका सही माना जाता है, बिल्कुल आपको पता है। ठीक है, ये विकलांग छात्रों पर सम्मान ये तो आप है ही है, लेकिन आपका पढ़ाने से उद्देश्य इसका वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखिए निगेटिव भी नहीं कह सकते, लेकिन जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो आपका तीसरा ऑप्शन होगा कि कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। ठीक है, कैसी मतलब जो है दूसरे बच्चे, जैसे अगर बात करें कि एक बच्चा अगर दृष्टिबाधित है और बच्चे सही हैं तो वो एक अपने अंदर एक गलत फीलिंग महसूस करेगा कि मैं एक मतलब अंधा हूँ बच्चा और दूसरे सही हैं, मैं इसी वजह से कम सीख पा रहा हूँ। लेकिन उस चीज़ को बदलने के लिए क्या कराया, दृष्टिबाधित जो विद्यालय है उसमें बच्चे को ले जाया गया। तो वो कैसी घटना घटित होती है जैसे और बच्चों के साथ भी, तो वास्तविक जीवन से जो है जोड़ने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करी जा रही है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली होगी किस परिस्थिति की सारी चीज़ें बात यहाँ कही वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ। ठीक है, जो भी घटना घटित होती है वो सारी चीज़ें के साथ साथ उसको पढ़ाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
तो विज्ञान के मूल्यांकन में विद्यार्थियों की किस योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल विद्यार्थियों के मूल्यांकन की बात करी जाएगी, विज्ञान के मूल्यांकन की, जिसमें विद्यार्थियों की किस योग्यता का जो है सबसे ज़्यादा परीक्षण किस पर जो है सबसे ज़्यादा किया जाना चाहिए। तो उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने के लिए, या आपका विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों को सही रूप से बताने में, या आपका तीसरा ऑप्शन है कि संकल्पनाओं की समझ को दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में व्यवहार में लाने, और चौथा है खुले प्रश्नों के उत्तर देने। बिल्कुल देखिए अभी जस्ट हमने पीछे ही क्वेश्चन करा है, तो बिल्कुल आसानी से आप जो है तीसरा ऑप्शन सही कर देंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में व्यवहार में लाने के लिए, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। ठीक है, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करने के लिए थोड़ी हम विज्ञान मूल्यांकन की बात करते हैं। और खुले प्रश्नों की, तो खुले देखिए यहाँ पर प्रयोग भी कराया जाता है विज्ञान में, निरीक्षण के माध्यम से भी सिखाया जाता है, क्षेत्र भ्रमण विधि के माध्यम से भी सिखाया जाता है। तो खुले प्रश्न की यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। ठीक है, भाषा के अंतर्गत अगर बात की जाए खुले प्रश्नों की, तब वहाँ पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, और विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों को सही रूप से बताने, तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो भी घटित हो रही है, मैंने अभी पीछे ही बताया था, तो बिल्कुल बच्चे के आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसी आधार पर हमने जो है साथियों, इसी उद्देश्य के साथ हमने 30 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया। इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने सही करे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अपनी तैयारी को जांचेंगे, कितनी आपकी तैयारी बेहतर है पेडागोजी के लेकर, 30 क्वेश्चन में से कितने सही करें, ये आप जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इसी आधार पर हम जो है क्लास रेगुलर करते चले जाएंगे। ईबीएस, पेडागोजी, ठीक है, हिंदी, अगर आपने क्लास नहीं देखी है, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में देखिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों को जोड़िए, जिससे आपके लिए और बेहतर कार्य किया जाए। और ये क्लास आपको देखिए बेनिफिशियल साबित हुई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।